गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे थे। तो पीरियोडिक टेबल में हमने लास्ट क्लास में देखा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हमने उसके फीचर्स देखे थे, उस पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन देखा था। उसके बाद उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे कैसे अरेंज किए गए हैं वो देखा था हमने। उसके बाद फिर हमने कुछ नए टर्म देखे थे जैसे ब्रिज एलिमेंट्स और डायगोनल रिलेशनशिप। इसके बाद फिर हमने मेरिट्स की बात की थी, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे ना कंटिन्यूएशन में लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें लिमिटेशन क्या क्या थे। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें यहाँ लिख रहा हूँ मैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अब बात करेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या थे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला लिमिटेशन था और वो लिमिटेशन अभी तक बना हुआ है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें जो फर्स्ट लिमिटेशन था आपका वो था कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो स्पेसिफाइड नहीं था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की एक वैलेंसी +1 होती है और दूसरी वैलेंसी -1 होती है। तो हाइड्रोजन एल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है और हाइड्रोजन हैलोजेंस की तरह भी बिहेव करता है। जैसे हैलोजेंस में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये फॉर्म होते हैं, उसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड बनाता है H-। तो जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आपको H+ और H- दोनों फॉर्म में हमें मिलता है। तो H+ जैसे आपका Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+ है। तो जैसे एल्कली मेटल्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उसी तरह से हाइड्रोजन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अच्छा, जैसे अपने जो हैलोजेंस है तो हैलोजेंस में आपके जो हैलाइड्स बनते हैं, ठीक। तो हैलाइड्स जो है तो हैलाइड्स में अपने पास जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक ना, I-। तो जैसे अपने पास हैलाइड्स बनते हैं उसी तरह से आपको हाइड्राइड भी मिलता है H-। तो हाइड्रोजन एल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है और हैलोजेंस की तरह भी बिहेव करता है। तो इसको ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों ग्रुप्स में हम लोग रख सकते हैं। इस कारण से हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो स्पेसिफाइड नहीं है, ये अभी तक लिमिटेशन अपना बना हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट लिमिटेशन था वो ये था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट स्पेसिफाइड। सबसे पहला जो लिमिटेशन था वो ये था कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो स्पेसिफाइड नहीं था। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा लिमिटेशन है इसका, तो सेकंड लिमिटेशन ये है कि जो आपके आइसोटोप्स हैं, ठीक ना, आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है भाई? एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर मास नंबर डिफरेंट है या एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है तो ऐसे केस में उसको डिफरेंट पोजीशन एलोकेट करने पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के नेचुरली अकरिंग 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1D2, 1T3, ठीक। अब इसमें इसका एटॉमिक मास कितना है? 1, इसका एटॉमिक मास कितना है? 2 और इसका कितना है? 3। तो एटॉमिक मास अगर अलग अलग है तो पीरियोडिक टेबल में इनकी अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए। तो ये पोजीशन भी हमें नहीं दिखती है। तो इसमें जो लिमिटेशन था वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट स्पेसिफाइड, कि आइसोटोप्स की जो पोजीशन है वो स्पेसिफाइड नहीं थी। थर्ड जो लिमिटेशन था और जो मेजर ड्रॉबैक था इसका वो था एबनॉर्मल पेयर ऑफ एलिमेंट्स। कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स थे जो एबनॉर्मल थे। एबनॉर्मल जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखो आपके पास जो ऑक्सीजन फैमिली है, लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसमें अपने पास जो ऑक्सीजन फैमिली है तो ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम और पोलोनियम, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो यहाँ पे सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन फैमिली के बगल में जो है हैलोजेंस है। तो हैलोजेंस में यहाँ पे अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ पे अपने पास कौन है? एसिटीन है, 80, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए
तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स को इसी तरह से रखे गए। अब टेलुरियम का जो एटॉमिक मास है, तो इसका एटॉमिक मास होता है 127.5, ठीक। और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है ये आपका होता है 127, ठीक। तो आयोडीन का जो एटॉमिक मास है ये लगभग कितना है 127, और टेलुरियम का जो एटॉमिक मास है ये 127.5। मतलब कि जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा किसका है, टेलुरियम का, और कम किसका है, आयोडीन का। तो इस हिसाब से भाई आयोडीन को पहले रखना था और टेलुरियम को बाद में रखना था, क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया गया है। तो आयोडीन को पहले रखना है, टेलुरियम को बाद में रखना है। लेकिन आयोडीन का जो सही पोजीशन है वो हैलोजेंस में, क्योंकि आयोडीन की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से मैच करती है, और टेलुरियम की जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच करती है, ऑक्सीजन से, सल्फर से और सेलेनियम से। जैसे आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है HI, इसी तरह से HF, HCl और HBr, जबकि जो टेलुरियम है ये हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, जैसे H2TE, जैसे आपका H2O, H2S, H2AC, और यहाँ पे अपने पास क्या मिलता है H2T, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो H2TE जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है HI। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि आयोडीन की जो प्रॉपर्टी है वो हैलोजन से मैच कर रही है, और टेलुरियम की जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन फैमिली से मैच कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग उसको मजबूरन टेलुरियम को पहले रखना पड़ा और आयोडीन को बाद में रखना पड़ा, ठीक। जबकि एटॉमिक मास ज़्यादा किसका है, टेलुरियम का, और कम किसका है, आयोडीन का। तो इस तरह के कुछ एबनॉर्मल पेयर उसको मिल रहे थे, जिसमें जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले रखा गया है, और जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रखा गया। तो जो थर्ड और जो मेजर ड्रॉबैक था उसका वो था कि एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड। तो एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, एनोमलस मतलब एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल पेयर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हमें मिल रहे थे। जैसे कुछ एलिमेंट्स अगर देखें हम, तो जैसे आपको एक एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा था टेलुरियम और आयोडीन, ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट थे ये एबनॉर्मल थे, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो पहले है, जिसका एटॉमिक मास कम है वो बाद में है, तो ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया। इसी तरह से आपको मिल रहा था आर्गन और पोटेशियम, इसी तरह से हमको मिल रहा था यहाँ पे आयरन और कोबाल्ट, है ना, ETC। तो ये इस तरह से कुछ एबनॉर्मल पेयर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे उसको मिल रहे थे। तो यहाँ से जो था इसका जो लॉ था ये वायलेट हो रहा था। तो यहाँ मेंडलीव को भी पता चल गया था कि जो इसने लॉ दिया है उस लॉ में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, क्योंकि अगर लॉ कुछ गिवन है तो लॉ, ठीक ना, सबके लिए वैलिड होना चाहिए। अब लॉ जो है, इसका जो लॉ था वो सेकेंड थर्ड पीरियड तक तो लगभग सेम ही चला, लेकिन आगे आकर इसका जो लॉ था वो फेल होना शुरू हो गया। तो इसको भी पता चल गया कि कुछ ना कुछ इस लॉ में फॉल्ट जरूर है। और हमें पता है कि फॉल्ट क्या था भाई, फॉल्ट ये था कि जो सही पैरामीटर लेना था वो एटॉमिक मास नहीं लेना था। सही पैरामीटर यहाँ पे क्या था, एटॉमिक नंबर, और उसने पैरामीटर क्या उठाया था, एटॉमिक मास। तो यहाँ उसने थोड़ी गड़बड़ की थी और इस कारण से इस तरह के कुछ एबनॉर्मल पेयर मिल रहे थे। वही अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिया जाता तो एटॉमिक नंबर अगर आप लेते तो सही सही बैठ जाता, ठीक। एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है और इसका कम है, लेकिन उसने जो पैरामीटर लिया था वो क्या लिया था, एटॉमिक मास। तो इस कारण से जो है यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत मिल रही थी। तो खैर ये तीन इस तरह से इसके लिमिटेशंस है। चौथा लिमिटेशन भी है। तो फोर्थ लिमिटेशन इसमें यह है कि इस क्लासिफिकेशन में, मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में या इसके पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इसका कोई सेपरेट क्लासिफिकेशन नहीं था, ठीक। तो देयर वाज नो सेपरेट क्लासिफिकेशन या देयर वाज नो सेपरेशन बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तीनों जो थे वो एक ही में मिक्स थे, एक ही पीरियोडिक टेबल में मिक्स थे। जबकि जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स की पोजीशन अलग है, मेटलॉइड्स की पोजीशन अलग है और नॉन मेटल्स की पोजीशन अलग है। तो फोर्थ जो इसमें एक ड्रॉबैक था कि देयर वाज नो सेपरेशन या सेपरेट क्लासिफिकेशन ऑफ metal, non-metal and
मेटेलॉइड। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स का यहाँ पर कोई जो है सेपरेट क्लासिफिकेशन हमें नहीं मिलता। तो जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमको मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स इनका एक सेपरेट क्लासिफिकेशन मिलता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है, हालांकि उसने बहुत सारा काम इसमें कर दिया था, लगभग 99% काम उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कर दिया है। अगर इसके पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो याद होगा आपको, तो 1 से लेकर 7 तक के जो ग्रुप्स थे, इसको इसने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए और बी। अगर इसी के पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, खोल दें, तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 से लेकर 7 तक कितने सब ग्रुप्स थे? 2। तो 7 2 जा कितना हो गया? 14। 8th ग्रुप में कितने सब ग्रुप थे? 3। तो 14 + 3 कितना हो गया? 17। और एक अपने पास आ गया 0 ग्रुप, तो 17 + 1 कितना हो गया? 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं आपके पास? 18 ग्रुप्स हैं। तो इस कारण से आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका लगभग 99% काम जो है वो किसने कर दिया था? मेंडलीव ने। ठीक है, मेंडलीव ने इसका लगभग पूरा ही काम कर दिया था, इसीलिए इसको आज तक पढ़ भी रहे हैं हम लोग। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो काफ़ी समय तक चला। इसके बाद मेंडलीव के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था मोजले। मोजले के साथ नील बोर वगैरह ये दूसरे साइंटिस्ट भी थे, पर एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो है मोजलेज एक्सपेरिमेंट। तो मोजले ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको ये पता चला कि जो सही पैरामीटर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को, ठीक ना, स्टडी करने के लिए जो सही पैरामीटर है वो एटॉमिक मास नहीं है। सही पैरामीटर जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। तो अब बात करेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तो नेक्स्ट है इसमें मोजलेज एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट है इसमें मोजलेज एक्सपेरिमेंट। तो मोजलेज एक्सपेरिमेंट क्या है कि मोजले ने क्या किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स लिए और एलिमेंट्स में भी मोस्टली उसने मेटल्स लिए। ठीक, तो मोजले ने क्या किया कि डिफरेंट यहाँ पे उसने इस तरह से मेटल्स लिए। ठीक ना, क्या लिए यहाँ पे? मेटल्स। ठीक ना, कई सारे मेटल्स लिए। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट था वो मेटल्स पे किया गया था। इन मेटल्स पर उसने हाई काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम को बॉम्बार्ड किया। ठीक, ये वीडियो पोस्ट लिख के आ रहा है, वीडियो पोस्ट। उसको कहाँ स्टार्टिंग से बताना है? अच्छा, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, हम लोग अब बात करने वाले हैं मोजलेज एक्सपेरिमेंट की। तो जो मोजलेज एक्सपेरिमेंट है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली मेटल्स पे किया गया था। ठीक ना, ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? बेसिकली मेटल्स पे। ठीक ना, तो उसने क्या किया मोजले ने कि जो आपके मेटल्स थे उन मेटल्स के ऊपर हाई काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम को, ये जैसे अपने पास ये मेटल हो गया, ठीक ना, इस तरह से डिफरेंट उसने मेटल्स लिए और इन मेटल्स पर हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक ना, हाई एनर्जी की क्या बॉम्बार्ड किया उसने? इलेक्ट्रॉन बीम। हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बीम को उसने इनके ऊपर बॉम्बार्ड किया। अब मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मेटल पर अगर काफ़ी हाई एनर्जी की, ठीक ना, हाई काइनेटिक एनर्जी की अगर इलेक्ट्रॉन बीम को बॉम्बार्ड किया जाए तो उनमें से एक्सरेज एमिट होते हैं। ठीक है, उनमें से क्या एमिट होते हैं? एक्सरेज। आपके 12th क्लास के फिजिक्स में पूरा चैप्टर ही है एक्सरेज। तो एक्सरेज का जो जनरेशन होता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक्सरेज को बनाया कैसे जाता है
तो एक्सरेज को कैसे बनाते हैं, मेटल्स लेते हैं, ठीक, और उन मेटल्स के ऊपर हाई काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम्स को बॉम्बार्ड किया जाता है। जब किसी मेटल पर हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बीम को बॉम्बार्ड करेंगे तो उस मेटल में से एक्सरेज एमिट होते हैं, तो यहाँ से एक्सरेज को बनाया जाता है। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है ना, कि मेटल्स के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है, ठीक है ना, और जो कि हाई एनर्जी की होती है, तो उनसे एक्सरेज जनरेट होते हैं जो कि अगेन काफ़ी हाई एनर्जी के होते हैं। तो यहाँ से जब उसने इलेक्ट्रॉन बीम को बॉम्बार्ड किया, तो बॉम्बार्ड करने पर इन मेटल्स में से इस तरह से एक्स रेज, ठीक ना, कौन से रेज यहाँ से एमिट हुए, एक्स रेज। तो एक्स रेज यहाँ से इस तरह से इन मेटल्स में से एमिट होना शुरू हुए। फिर उसने क्या किया कि ये जो एक्स रेज थे, इन एक्स रेज का जो वेवलेंथ था या जो फ्रीक्वेंसी थी न्यू, ठीक है ना, इन एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी थी या जो वेवलेंथ था, इनमें से कोई भी निकाल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को उसने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब क्या हुआ, उसको एक मैथमेटिकल रिलेशन मिला बिटवीन, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, ऑफ द एक्स रेज एमिटेड बाय द मेटल एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल। इस मेटल का जो एटॉमिक नंबर था और ये जो एक्सरेज था, एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी था, इस फ्रीक्वेंसी और इसके एटॉमिक नंबर के बीच में उसको एक मैथमेटिकल रिलेशन मिला। उसने ये देखा अपने इस एक्सपेरिमेंट में, उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्सरेज एमिट हो रही है, इन एक्सरेज का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना, इस फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल। ये मेटल के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक। इसको जब उसने थोड़ा सा और फॉर्मुलेट किया, भाई यहाँ अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल साइन से जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब उसने इसका एक फार्मूला यहाँ पे जब डिराइव किया, तो यहाँ से एक फार्मूला हमें मिलता है, और फार्मूला यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि जो अंडर रूट न्यू होता है, इट इज इक्वल टू ए टाइम्स z माइनस बी। यहाँ से उसको एक ये फॉर्मूला मिला, ठीक। यहाँ से हमें दिख रहा है कि भाई जो रूट न्यू है, ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी क्या है आपके कांस्टेंट, ये वेरी नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो रूट न्यू है ये z के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जब रूट न्यू बढ़ता है, या सॉरी जब z बढ़ता है, तो z के बढ़ने से रूट न्यू भी जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि उसने ये देखा कि z और रूट न्यू के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे z बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, आपका रूट न्यू बढ़ेगा, ठीक। यानी कि जो मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो लीनियरली किसके साथ वेरी कर रही है, एटॉमिक नंबर के साथ, ना कि एटॉमिक मास के साथ। मेंडलीव तक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो पैरामीटर उठाया था, वो पैरामीटर उठाया था उन्होंने एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक मास के साथ जो प्रॉपर्टीज है वो लीनियरली वेरी नहीं कर रही है। अपने इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये देखा कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, वो एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है या लीनियरली रिलेटेड है, ठीक। जिस प्रोपोर्शन में z बढ़ रहा है, उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ रहा है, रूट न्यू भी आपका बढ़ रहा है। इसको अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद y इक्वल टू mx प्लस सी, आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ये होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक ना, ये मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग विद y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक। mx प्लस सी जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक। तो कंपेयरिंग इट विद y इक्वल टू mx प्लस सी, अगर इसका एक ग्राफ बनाया जाए, इस इक्वेशन का अगर एक ग्राफ बनाए, यहाँ पे लिख लेना कि a एंड b आर सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। जो a और b है तो ये कोई कुछ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, जनरली क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज दी जाती हैं। अब इसको अगर y इक्वल टू mx प्लस सी से हम लोग कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं y एक्सिस पे रूट न्यू लिखता हूँ, ठीक, और x एक्सिस पे एटॉमिक नंबर लिखता हूँ, ठीक ना, तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया रूट न्यू और ये हो गया अपने पास z एटॉमिक नंबर। तो m क्या होता है, m आपका स्लोप होता है, m क्या होता है आपका स्लोप। तो y तो आपका रूट न्यू हो गया, ठीक ना। इसको मैं यहाँ पे अगेन लिख रहा हूँ कि जो रूट न्यू होगा इट इज इक्वल टू a टाइम्स z माइनस ए बी, ठीक है, रूट न्यू इक्वल टू a टाइम्स z माइनस ए बी। तो जो रूट न्यू है
रूट न्यू को आपने क्या मान रखा है, वाई, भाई वाई एक्सिस पे रूट न्यू को रखा है ना हमने, और ये जो आपका z है तो z अपना क्या हो गया x एक्सिस, तो z को x से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। m की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो m जो है आपका ये क्या हो जाएगा a, भाई जो स्लोप की वैल्यू है वो a हो जाएगा, और जो c है mx प्लस सी, तो जो c है तो c की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी माइनस ab। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर इसको y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करें तो जो स्लोप है ये आपको a मिलेगा, m इज इक्वल टू a, और जो y इंटरसेप्ट है c इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ab, c इक्वल टू माइनस ऑफ ab। अब आपको पता है भाई m क्या बताता है स्लोप, और जो c है तो c क्या बताता है आपको y इंटरसेप्ट ऑफ द मेटल। तो इसमें ठीक ना, अभी मैं एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा, ठीक ना, पहले इस ग्राफ को समझ लो आप। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो देखो a और b जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो a और b कैसे कांस्टेंट है आपके, तो a और b जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक। तो a जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो स्लोप जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो स्लोप आपका पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक। अच्छा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ए बी जो होगा a और b पॉजिटिव है तो a मल्टीप्लाइड बाई b ये भी क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कैसा लगा हुआ है नेगेटिव, तो जो y इंटरसेप्ट है ये माइनस ए बी है, माइनस ए बी मतलब कि जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो इसमें इस तरह से इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा कि भाई z की कोई ना कोई वैल्यू होगी, z इक्वल टू 0 तो नहीं होता है, z इक्वल टू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1, भाई एटॉमिक नंबर कम से कम 1 रखेंगे हम लोग, ठीक। अच्छा, तो अब ये बताओ कि ये जो tan थीटा है, m जो है, m का मतलब क्या होता है tan थीटा, भाई यहाँ अगर मान लो जो थीटा है तो थीटा का हम tan निकालें tan, तो यहाँ पे m जो है बेसिकली स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है आपका tan थीटा, ये मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपने पढ़ाई होगा। अब इसमें जो tan थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी a, और जो y इंटरसेप्ट है ये जो वैल्यू है y इंटरसेप्ट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस ए बी, तो ये वैल्यू जो है ये आपको माइनस ए बी, ये माइनस ए बी होगा, ठीक। तो अब मैं वापस से कंक्लूजन पे आता हूँ, सबसे पहले कि इस तरह के ग्राफ से हमें मिला क्या, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है ये एक लीनियर इक्वेशन की ग्राफ है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है। अब जिस रेशियो में z बढ़ रहा है उसी रेशियो में क्या बढ़ रहा है रूट न्यू, यानी कि जो प्रॉपर्टी है मेटल की या जो फ्रीक्वेंसी है वो लीनियरली किसके साथ वेरी कर रही है, एटॉमिक नंबर के साथ वेरी कर रही है, ना कि एटॉमिक मास के साथ वेरी कर रही है। आपको याद होगा कि लोथर मेयर ने जब प्लॉट बनाया था तो कोई प्रॉपर्टी जब उठाई थी तो यहाँ एक्स एक्सिस पर जो पैरामीटर लिया था वो एटॉमिक नंबर नहीं लिया था, पैरामीटर क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया था। तो वहां भी ग्राफ इंक्रीजिंग था, इस तरह से इंक्रीज कर रहा था, लेकिन वो लीनियरली नहीं वेरी कर रहा था, वो कुछ इस तरीके का ग्राफ था। आपको याद होगा वो कुछ ग्राफ जो था वो इस तरीके का एक ग्राफ बन रहा था, ठीक ना, लास्ट लेक्चर में ही समझाया था आपको। तो वहां पे लीनियर जो वेरिएशन है वो नहीं मिला था। लीनियर वेरिएशन कब मिलेगा, जब यहाँ पे जो पैरामीटर है ये पैरामीटर क्या लिया जाए, एटॉमिक नंबर, ठीक। तो मोजले ने बेसिकली काम क्या किया, मोजले ने ये बोला कि जो सही पैरामीटर है, ठीक ना, सही पैरामीटर है प्रॉपर्टीज को, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने का, वो एटॉमिक मास नहीं है, जो सही पैरामीटर है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ से रेक्टिफिकेशन आया। तो जब रेक्टिफिकेशन आया तो फिर क्या किया गया, देखो अब थोड़ा मैं हिस्ट्री पार्ट में जाता हूँ। फिर जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वही पीरियोडिक टेबल उस समय भी चल रहा था, उसमें टोटल कितने ग्रुप्स थे, 9, भाई 8 तो ग्रुप वो थे और एक 0 ग्रुप भी था, तो टोटल कितने थे अपने पास, 9। अब उन 9 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को पहले एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था। बाद में क्या किया गया, जब ये डिस्कवरी हो गई तो बाद में उन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज कर दिया गया, ठीक। पहले क्या कैसे अरेंज किया गया था, एटॉमिक मास। फिर हमने क्या किया, उसी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और पीरियोडिक टेबल का जो नाम पड़ा वो पड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो पहला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें 9 ग्रुप थे, ठीक ना, कितने ग्रुप थे, 9, क्योंकि उसी में अरेंज कर दिया गया था, और पीरियड कितने थे, 7। थोड़े समय के बाद जब क्वांटम नंबर्स आ गए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया अपने को, तो 4 तरीके के ब्लॉक बना दिए गए, उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया और 4 ब्लॉक बन गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक ना।
उसको खोल दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, और पहले अपने पास ग्रुप कितने थे 9, अब कितने ग्रुप हो गए 18, ठीक। और जो नया पीरियोडिक टेबल बना उसका नाम पड़ गया एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप देखते हो कि जब आप पीरियोडिक टेबल खरीदते हो या कहीं पे देखते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर लिखा होता है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें ग्रुप कितने थे 9, फिर जब उसको एक्सटेंड किया गया, उसको ओपन कर दिया गया और उसमें ग्रुप कितने बना दिया आपने 18। अभी बताया था ना, जैसे 7 ग्रुप थे तो 7 2 14, 8वें में 3 सब ग्रुप था तो 14 + 3 17 और एक 0 ग्रुप तो 18, तो 18 ग्रुप यहाँ से बन गए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया उसमें, तो वहाँ से अपने पास 4 ब्लॉक्स बन गए, ठीक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक ना। एलिमेंट्स को इसके अकॉर्डिंग जब अरेंज किया गया तो इस तरह से 4 ब्लॉक बना दिया गया, एस, पी, डी और एफ। तो इस तरह से अपने पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल गया। तो ये था लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक की कहानी कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। मोज़लेज एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक ना, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ मैं 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग को इसका आंसर बताना है। तो इसको मिटा रहे हैं। अब देखो इसमें यहाँ तक अगर इस टॉपिक में कोई डाउट होगा तो उसको पूछते भी चलना, ठीक। चैट सेक्शन में उसको, ठीक ना, फ्रीली लिखना ताकि डाउट समझ में भी आए, और जो डाउट्स है उसको थोड़ा एलोबरेट करके लिखना ताकि पढ़ के वो समझ में आ जाए डाउट। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इन मोज़लेज एक्सपेरिमेंट if the frequency of X rays emitted is 625 hertz, ठीक, and 625 hertz, and the value of A and B are 1 and 2 respectively, then identify the metal। तो मेटल कौन सा होगा, ठीक, ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास मैग्नीज, कोबाल्ट, वेनेडियम, जिंक। 1 2 3 4 में सही आंसर क्या हुआ? तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है कि अगर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में कि ये 625 हर्ट्ज है, और जो ए और बी की वैल्यू है वो 1 और 2 है रिस्पेक्टिवली। तो आपको मेटल पहचानना है कि मेटल कौन सा है। तो 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो सही आंसर क्या है भाई? तो कुछ लोग वैनेडियम बता रहे हैं और कुछ लोग आंसर जो है वो कोबाल्ट बता रहे हैं, ठीक। तो सही जो आंसर है वो वैनेडियम नहीं है, सही आंसर जो है वो क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट सही आंसर कैसे है कि आपका देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया था रूट न्यू इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी, ठीक। ये फॉर्मूला अपने पास गिवन था रूट न्यू, तो इसमें अपने को क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देना है। तो यहाँ पे अपने पास जो रूट ऑफ 625 इक्वल टू 1 इंटू जेड माइनस 2, तो रूट 625 कितना हो जाएगा? 25 इक्वल टू जेड माइनस 2, तो जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 27, ठीक। अब जेड अगर 27 है तो एटॉमिक नंबर 27 हो गया, और एटॉमिक नंबर जो 27 है वो किसका है? कोबाल्ट का है।
तो इस कारण से जो एलिमेंट है आपका वो कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट, Cu। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो देखते भाई ये कौन सही बताता है। क्वेश्चन है, फॉर द गिवन ग्राफ ऑफ मोज़ले's एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई, ठीक ना, आइडेंटिफाई द मेटल, आइडेंटिफाई द मेटल। तो इसमें एक ग्राफ आपको गिवन है इस तरह से, और इस तरह से एक अपने को ग्राफ गिवन है। ठीक, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये 0,-2 है। ठीक, और ये जो ग्राफ है ये रूट न्यू वर्सेस जेड का है। ठीक, तो रूट न्यू वर्सेस जेड का ये ग्राफ आपको इस तरह से गिवन है। आपको ये बताना है कि इसमें एलिमेंट जो है वो कौन सा है। ठीक, ऑप्शन गिवन है आपको, तो ऑप्शन है इसमें कोबाल्ट, वैनेडियम, मैंगनीज, आयरन। तो कोई आंसर किसी का? तो इसको अब अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है, तो आपको पता है कि जो m है तो m इक्वल टू होता है tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पे tan 45 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो जो a है a इक्वल टू m इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई कि जो a की वैल्यू है वो 1 होगी। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो y इंटरसेप्ट था इसमें, ठीक ना, तो अभी हमने कंपेयर किया था कि y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक, तो जो c है, ठीक ना, अब कुछ लोग mn बता रहे थे, तो तुक्के नहीं लगाने हैं। ठीक ना, सॉल्व करो, सही आंसर बताओ, क्योंकि एग्जाम में आपको MR जब फिल करना है तो वहाँ तुक्के नहीं मारने। ठीक ना, जो सही आंसर है उसी को मारना है, अगर आंसर गलत होता है तो नेगेटिव मार्क्स मिल जाता है। तो इसीलिए सॉल्व करके सही आंसर ही बताना है। y इक्वल टू mx प्लस सी में हमने देखा था कि जो m है वो a है और जो c है वो क्या है, माइनस ab। ठीक, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है माइनस ab की जो वैल्यू है ये -2 के बराबर है। तो यहाँ पे जो माइनस ab है इट इज़ इक्वल टू -2। ठीक, अभी यहाँ पे मैंने समझाया था आपको कि जो ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू कितनी होती है, -ab। तो यहाँ पे ab की वैल्यू ये यहाँ से जो a है तो -1 इंटू बी इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक ना, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। तो अगेन अब फॉर्मूले में अगर इसको रखा जाए तो फॉर्मूला आपको पता है कि रूट न्यू। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, एक चीज़ मिसिंग है क्वेश्चन में कि यहाँ पे अपने पास जो फ्रीक्वेंसी है तो वो 625 हर्ट्ज ही है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में था, क्योंकि ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी है, 625 हर्ट्ज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंडर रूट ऑफ 625 इक्वल टू a, तो a 1 इंटू जेड -2, तो यहाँ से भी जो z है वो अगेन कितना आ जाएगा, 27। तो जो सही आंसर है वो अपने पास क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ठीक, इसमें एक चीज़ मिसिंग था, वो ये गिवन नहीं था, गिवन है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, अगेन 625 हर्ट्ज ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपने पास कई बार बनते हैं इस टॉपिक पे। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमसे हो जाना चाहिए कि अगर आपको इस तरह का ग्राफ दे दे तो ग्राफ के फीचर्स हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा मोज़ले's एक्सपेरिमेंट में उसने किया क्या था ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो फार्मूलाज हैं तो फार्मूलाज भी हमें जो है पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे समरी लिख रहा हूँ कि मोज़ले's एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला। तो फ्रॉम मोज़ले's एक्सपेरिमेंट इट वॉज क्लियर दैट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर नॉट द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, whereas these are or periodic properties are the function of
एटॉमिक नंबर। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो फ्रॉम मोजलेज एक्सपेरिमेंट, तो फ्रॉम मोजलेज एक्सपेरिमेंट it was clear that periodic properties, ठीक ना, तो periodic properties are not the function of atomic mass, whereas these are function ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक ना। ये किसका फंक्शन है? आपके एटॉमिक नंबर का फंक्शन है, ये एटॉमिक मास का फंक्शन नहीं है। ये हमें यहाँ से जो है समझ में आता है या पता चलता है। तो ये था अपना मोजलेज एक्सपेरिमेंट। अब मोजलेज एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने बताया आपको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद नेक्स्ट अपना लॉन्ग फॉर्म ऑफ या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज किया गया था। तो नेक्स्ट है इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो देखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो पीरियोडिक टेबल है ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो इसमें समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मुझे। इसमें आपने पढ़ा है कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल ग्रुप्स कितने हैं। तो अपने पास जो टोटल ग्रुप्स हैं, तो टोटल ग्रुप्स इसमें है 18, ठीक ना, 18 ग्रुप्स हैं। और टोटल पीरियड्स इसमें कितने हैं अपने पास? तो टोटल पीरियड्स इसमें है 7, ठीक ना। 8 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स है और 4 ब्लॉक्स है, ठीक है। कितने ब्लॉक्स है इसमें? 4 ब्लॉक कौन कौन से? तो S, P, D, F, ठीक ना। इस तरह से 4 ब्लॉक्स हैं। अब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अपने पास जो ग्रुप्स हैं तो उसमें जो सबसे पहला ग्रुप है, तो पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, इसके नीचे कौन है? लिथियम, इसके नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांशियम, ठीक। तो ये ग्रुप 1 हो गया। इस तरह से 18 ग्रुप्स इसमें होते हैं। अच्छा, ग्रुप 2 में जो पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट अपने पास कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे कौन है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7। तो 7 पीरियड्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पीरियड्स हैं। अच्छा, इसके बाद ये अपना एस ब्लॉक कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बगल में कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक 4th पीरियड से शुरू होता है। तो यहाँ पे अपने पास कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक। तो इस तरह से अपने पास, ठीक, 10 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 3D सीरीज में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 3D सीरीज। 3D सीरीज के नीचे होता है 4D सीरीज। तो 4D सीरीज में यहाँ पे अपने पास एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो ये अपने पास इस तरह से 4D सीरीज है। और 4D सीरीज के नीचे 5D सीरीज होती है। तो 5D सीरीज जो है इसमें एलिमेंट होते हैं लैंथनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी, ठीक। तो ये इस तरह से टोटल 30 एलिमेंट्स हैं, ठीक ना। 10, 10, 20 और 10, 30 जो कि स्टेबल भी हैं। इसके नीचे होती है 60 सीरीज। तो 60 सीरीज में यहाँ एक्टिनियम है। आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली, निक्षिपपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। तो इसमें एक्टिनियम, इसके बाद अपने पास UUQ, UUP, UUT, इस तरह से H, ठीक ना। तो इस तरह से ये जो है आगे बढ़ रहा है। इनमें से कुछ एलिमेंट्स अब डिस्कवर भी होते जा रहे हैं। अपने जो सिलेबस में जो डी ब्लॉक चैप्टर भी जो है
उसमें 3 ही सीरीज है जो आपको पढ़नी है, क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, 3D, 4D और 5D। अच्छा, इसके बाद टोटल पीरियड्स कितने थे? 7। ये कौन सा ब्लॉक हो गया आपके पास? S ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक हो गया आपके पास? P ब्लॉक, सॉरी D ब्लॉक। D ब्लॉक के उधर कौन है? P ब्लॉक। अब इसमें पीरियड जो थे, तो पीरियड अपने पास कितने हैं टोटल? 7 पीरियड्स हैं। तो 1, ये हो गया 2, है ना, ये हो गया आपके पास 3, इसके बाद ये हो गया आपके पास इस तरह से 4। अभी इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है, तो इसका ट्रिक भी हमें याद करना है। तो ये हो गया अपने पास 5, ये हो गया अपने पास 6, और ये हो गया अपने पास 7। ठीक, तो इस तरह से अपने पास कितने पीरियड से? टोटल 7। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका S ब्लॉक है, ठीक है ना। इस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? S ब्लॉक। ठीक, S ब्लॉक के बाद ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? D ब्लॉक, ठीक है ना, D ब्लॉक बोलेंगे। D, ये कौन सा ब्लॉक है? S। इस ब्लॉक को P ब्लॉक बोलते हैं। P ब्लॉक में सेकेंड पीरियड में जो पहला एलिमेंट है वो होता है आपके पास बोरॉन, ठीक ना। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन के ऊपर कौन है? हीलियम, ठीक ना, He। अब समझेंगे एक एक करके, पहले इसको बना ले। बोरॉन के नीचे जो है ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये होता है। नाइट्रोजन के नीचे जो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक, ये एलिमेंट है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। हीलियम के नीचे कौन है? तो नियॉन। नियॉन के नीचे कौन है? आर्गन, ठीक ना, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स। ये कौन सा ब्लॉक था आपका? P ब्लॉक। यहाँ पे नीचे जो है एक और ब्लॉक है जिसको F ब्लॉक बोलते हैं। तो F ब्लॉक में आपके पास 2 सीरीज है, लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। तो यहाँ पे अपने पास लैंथेनॉइड सीरीज होती है। लैंथेनॉइड सीरीज को 4F सीरीज भी बोलते हैं, और इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। 14 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और लुटेटियम, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल जो है 14 एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनॉइड सीरीज में। और उसके बाद लैंथेनॉइड सीरीज के नीचे आपके पास इस तरह से एक्टिनॉइड सीरीज होती है। तो ये आपकी हो गई एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज में भी टोटल जो है 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो 14 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो आपके पास इस तरह से थोरियम, प्रोटैक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, ठीक ना, CF, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। तो टोटल जो है 14 एलिमेंट्स। तो 14 एलिमेंट्स अपने पास किस सीरीज में है? एक्टिनॉइड सीरीज में। तो 14 एलिमेंट जो है वो लैंथेनॉइड सीरीज में है, और 14 एलिमेंट जो है वो किस सीरीज में है? एक्टिनॉइड सीरीज में। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को F ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? F ब्लॉक। ये F ब्लॉक है, इसमें 2 सीरीज है, लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। तो ये आपका जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें पहले तो हमें सारे एलिमेंट्स को याद रखना है। तो वैसे धीरे धीरे तो ये नाम से ही याद हो जाते हैं, क्योंकि जब आप 11th और 12th में इसको पढ़ते हो तो अभी तो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक एक ब्लॉक एक चैप्टर बनने वाला है। S ब्लॉक अपना एक सेपरेट चैप्टर है, P ब्लॉक आपका एक सेपरेट चैप्टर है जिसमें आधा क्लास 11th में है और आधा क्लास 12th में है, ठीक ना।
बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली क्लास 11th में पढ़ना है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हैलोजेंस इन फैमिलीज के बारे में क्लास 12th में पढ़ना है। तो पी ब्लॉक काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसको 2 पार्ट में, आधा क्लास 11th में, आधा क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। इसके बाद डी ब्लॉक हमें पढ़ना है, एक सेपरेट चैप्टर है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आगे चल के जब इनको इंडिविजुअली जब स्टडी करते हैं तो इसमें सारे एलिमेंट्स हमें बिना किसी ट्रिक के याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है तो हम एक बार इसका ट्रिक भी बता देते हैं, इसका ट्रिक भी देख लेते हैं, और ठीक ना। तो इसका ट्रिक जो है वो आप लिख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो ये आपको जब लेक्चर अपलोड होगा तो मिल जाएगा। मैं एक बार जो ट्रिक है उसको रीड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास जो एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक का जो ट्रिक है इसको याद कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन जो है इसको पढ़ेंगे है, तो है लीना का रब से फरियाद, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब ये लेक्चर अपलोड होगा तो उससे आप लोग इसको लिख भी सकते हो। तो है लीना का रब से फरियाद। इसका जो ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसका जो ट्रिक है, बैगन आलू गाजर इन थैला, या फिर बाल गंगाधर इंडियन तिलक। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसका जो है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, या इस तरह से भी याद रख सकते हैं, काशी गए शंकर प्रभु, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद इसका जो है वो है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, नेपाल नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक ना। अच्छा, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ना, ओल्ड स्टाइल से टी पो। इसके बाद फिर कल बाहर आई आत्मा, हीरो ने आकर, ठीक ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हीरो ने आकर 0 रन बनाए, हीरो ने आकर 0 रन बनाए, ठीक। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि है हरभजन नेहरा आगर कर 0 रन पे आउट, ठीक ना। ये भी इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक। इसमें बहुत लोगों को काफ़ी हंसी आ रही है लेकिन चैट सेक्शन में, लेकिन देखो अभी इनिशियली इसको याद तो करना ही है। अगर इंडिविजुअली याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एलिमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। अगर एलिमेंट्स नहीं याद होंगे तो कोई भी क्वेश्चन इसका जब दिया जाएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, क्योंकि जो पीरियोडिक जो प्रॉपर्टी है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो तब आप रिलेट कर पाओगे जब एलिमेंट्स पता हो कि भाई कौन जो है वो किस फैमिली का एलिमेंट, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको बोलते हैं 3D सीरीज, क्या बोलेंगे इसको, 3D सीरीज। तो यहां पर ये जो है इस सीरीज को, ठीक ना, यहां लिख रहा हूं मैं, इस सीरीज को 3D सीरीज बोलते हैं, ठीक ना। तो आगे से मैं इसको 3D सीरीज ही बोलूंगा। सिमिलरली, अभी रीजन भी समझ में आ जाएगा। सिमिलरली इस सीरीज को 4D सीरीज हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, 4D सीरीज, ठीक। अच्छा, इसके बाद इस सीरीज को हम लोग 5D सीरीज बोलते हैं। ये जो सीरीज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5D सीरीज। 6D सीरीज जो है, ये जो सीरीज है ये आपका 6D सीरीज है, जो कि इनकम्प्लीट है, लेकिन ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे डिस्कवरी होती जा रही है ये कंप्लीट होता जा रहा है। अपने सिलेबस में डी ब्लॉक चैप्टर में 3 ही सीरीज है, 3D 4D और 5D। तो इन 3 सीरीज की बात करेंगे। अब इसका ट्रिक जो है वो याद रख लो इस तरह से। तो यहाँ पे अपने पास देखो जो 3D सीरीज है इसमें 10 एलिमेंट है, तो वैसे तो ये 10 एलिमेंट ऐसे ही याद होने चाहिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है तो इस तरह से याद रख सकता है इसको कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जानता। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद 4D सीरीज याद रखने का जो तरीका है, तो किसी ने भाई कुछ तरीका अपना लिखा है कि अब मैं रीड कर दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई ट्रिक आती है तो आप लिख भी सकते हो, जिससे कि कुछ नए ट्रिक भी हमें पता चले ना। कोई कुछ लोग कुछ टैलेंटेड भी होते हैं और देखते ही ट्रिक बना लेते हैं।
तो अगर कोई नया ट्रिक आपको मिले तो आप लोग उसको बता भी सकते हो। यहाँ पे किसी ने लिखा है साइंस टीचर विजय कुमार, तो भाई विजय कुमार को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? तो विजय कुमार मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट जनाब, ठीक ना, इस तरह से याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसका जो ट्रिक है 4D सीरीज का, तो वो ये है, यारी जरा निभा रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जा। ठीक, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। इसके बाद इसका है ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता वरना, ठीक ना, वरना में दोनों आ गए, ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा और हंगामा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इसको याद रखना है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। तो इस तरह से हमें इन तीनों को जो है हमें याद रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं एक्टिनोइड सीरीज और लैंथेनोइड सीरीज की। तो एक्टिनोइड सीरीज जो है, तो एक्टिनोइड सीरीज को यहाँ पे 4F सीरीज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? 4F सीरीज, और एक्टिनोइड सीरीज को 5F सीरीज। तो लैंथेनोइड सीरीज को 4F सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज को 5F सीरीज, ठीक है, 5F एक साथ है, तो 5F सीरीज इसको बोलेंगे। तो इसका जो है सर ओसामा इज नो मोर, किसने लिखा है? तो ओसामा इज नो मोर, तो चलो भाई आप लोग पिटने से बच गए। ठीक, तो लैंथेनोइड सीरीज जो है, तो लैंथेनोइड सीरीज में जो पहला एलिमेंट है ये है सीरियम। ठीक, तो अब इसको इस तरह से याद रखेंगे कि सीमा पार नंदलाल, ठीक है, नंदलाल पम्मी और सम्मी के साथ यूरोप गया, गड़बड़ तब हुई, डायरिया हो गया और तमाशा यहाँ भी हुआ लंबा। ठीक, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको कि सीमा पार, सीमा बाउंड्री पार, सीमा पार नंदलाल पम्मी सम्मी के साथ यूरोप गया, गड़बड़ तब हुई, डायरिया हो गया और तमाशा यहाँ भी हुआ लंबा। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे करके जब F-log चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो धीरे धीरे ये सारे एलिमेंट ऐसे याद हो जाएंगे, इन सबका नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको वैसे याद हो जाएगा। अब देखो, इन सबका नाम तो आपको वैसे भी याद करना है, धीरे धीरे करके याद करना ही है, लेकिन अभी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी क्लास 11 में आपके पास समय थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी प्रैक्टिस करो कि एलिमेंट्स का जो नाम है वो हमें याद हो जाए, ठीक है ना। उसको बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है वो। जैसे GD है तो इसको पढ़ते हैं गैडोलिनियम, EU को पढ़ते हैं यूरोपियम, SM को पढ़ते हैं समेरियम, PM को पढ़ते हैं प्रोमेथियम, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। तो हमें जो है इन एलिमेंट्स का जो नाम है वो याद होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये जो है लास्ट है 5F सीरीज। तो 5F सीरीज है थोड़े पहलवान, ठीक है ना, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराना PU है प्लूटोनियम, तो पुराना आम कम बिकेगा, शरीफ इंसान के फैमिली मंडल में नो लड़ाई, शरीफ इंसान के फैमिली मंडल में नो लड़ाई। तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराना आम कम बिकेगा, शरीफ इंसान के फैमिली मंडल में नो लड़ाई। तो इस तरह से हमें ये जो 5F सीरीज है इसको भी याद रखना है। तो आपके पास जो है मैंने सारे तरीके आपको बता दिए कि याद कैसे रखना है। तो उम्मीद करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के फीचर्स की। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7। टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 4। कौन कौन से ब्लॉक हैं? S, P, D, F, 4 ब्लॉक्स हैं। अब इसके बाद इन एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। ठीक, इसमें 18 ग्रुप में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि देखो ये आपका ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ये आपका हो गया ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 13 से P ब्लॉक शुरू है तो 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ पे अपने पास 18। तो इस तरह से ये टोटल कितने ग्रुप्स हो गए आपके पास? 18 ग्रुप्स हो गए, 18 ग्रुप्स हो गए। अब
इसमें जो है इन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा गया है। तो एटॉमिक नंबर जो 1 है, ठीक ना, तो एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन का है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एटॉमिक नंबर जो 2 है वो किसका है? हीलियम का है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2। ठीक, एटॉमिक नंबर एक बार देख ले फिर आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर 3 किसका है? लिथियम। 4 किसका है? बेरिलियम। 5 किसका है? बोरॉन। 6, 7, 8, 9, नियॉन का कितना है? 10। एक चीज याद रखना है कि देखो नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए कि जो नोबल गैसेस हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। नियॉन का कितना है? 10। आर्गन का जो है वो कितना है? 18। क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का जो है वो 86। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है कि बाकी किसी का भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन नोबल गैसेस का जो एटॉमिक नंबर है वो हमें याद होना ही चाहिए। जैसे आपसे कोई बोलता है जेनॉन, तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 54 और उनका पीरियड भी याद होना चाहिए, तभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54, जेनॉन का पीरियड 5। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36, क्रिप्टन का पीरियड 4। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, उसका पीरियड, तो आर्गन का पीरियड क्या है? 3। तो इन नोबल गैसेस का पीरियड नंबर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए और इन नोबल गैसेस का जो मास है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, वो भी हमें याद होना चाहिए। अब 10 तो नियॉन हो गया, 11 कौन है? सोडियम। 12 किसका है? मैग्नीशियम। 13 किसका है? एल्यूमिनियम। 14, 15, 16, 17, इसका 18 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो पोटेशियम का 19, 20। अब आपको क्या याद रखना है कि जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ये डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? ये 21। ठीक, फर्स्ट एंड लास्ट के अलावा 18 का टेबल है, 18 का टेबल है। थोड़ा सा जो डाउट है या कुछ लिखते हो तो उसको क्लियर करके लिखा करो आप, तो ये थोड़ा समझ में आएगा। 18 आपका आर्गन हो गया, 18 के बाद 19, 20। स्कैंडियम जो है ये 21 है। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। जिंक जो है वो 30 हो गया। 30 के बाद 6 एलिमेंट और आ गए, तो ये कितना हो गया? 36 हो गया क्रिप्टन। 36 के बाद आपका जो रुबिडियम है वो कितना हो गया? 37 हो गया। स्ट्रॉन्शियम जो है ये 38 हो गया। एट्रियम जो है ये 39 हो गया। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, कैडमियम 48 हो गया। 6 और आ गए तो 54 हो गया। 54 के बाद यहाँ पे अपने पास जो है सीसियम, तो सीसियम जो है ये 55 हो गया। 55 के बाद ये अपना क्या हो गया? 56। 56 के बाद लैंथनम क्या हो गया? 57। अब ये बताओ, क्वेश्चन ये है कि 57 जो है इसके बाद जो हाफनियम होगा, तो हाफनियम का क्या 58 होगा? हाफनियम जो है, अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि लैंथनम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 57। लेकिन 57 के बाद ये 58 नहीं बोल देना, गलत हो जाएगा। लैंथनम के बाद लैंथेनॉइड सीरीज शुरू हो जाती है, तो 57 के बाद 58 जो एटॉमिक नंबर है वो सीरियम का होता है। ठीक, और यहाँ पे 14 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका 71 तक जाता है। कि कहाँ तक जाएगा ये? 71 तक, लुटेटियम तक। इसके बाद 71 के बाद हाफनियम 72 होता है। तो पहला नोट पॉइंट आपको यहाँ रखना है कि जैसे यहाँ इन दोनों के बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है, इसका 26 है, इसका 27 है, ठीक ना। लेकिन लैंथनम और हाफनियम में अगर देखा जाए तो इसका 57 है, लेकिन इसका 58 नहीं है, इसका क्या है? 72 है। और 72 इसलिए है क्योंकि लैंथनम के बाद एलिमेंट्स को अलग कर दिया जाता है, ठीक ना, एफ ब्लॉक में उसको बना दिया जाता है। और यहाँ पे अपने पास 57 के बाद ये अपना क्या आ जाता है? 58। 58 से 71 तक गया। फिर इसके बाद अपने पास जो है 72 से लेकर 72, 73, ये आपका इस तरह से 80 हो जाएगा मरकरी का। 80 के बाद 6 और आ गया, तो अपने पास कितना हो गया? 86 हो गया। 86 के बाद यहाँ पे अपने पास ये आपका 87, ये आपका 88, एक्टिनियम जो है ये आपका 89। ठीक, 89 के बाद क्या UUQ जो है ये 90 होगा? नहीं। एक्टिनियम के बाद एक्टिनॉइड सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक, तो 89 के बाद जो 90 है वो आपका क्या होगा? थोरियम। 90 से लेकर ये 14 एलिमेंट है, तो ये 103 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? ये 103 तक। और 103 के बाद जो 104 है वो आपका UUQ होता है, ठीक है, 104।
फिर 105, 106, सो ऑन चलता चला जाता है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर जब लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट से बढ़ेगा। ठीक, टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे बढ़ता है, तो देखो यहाँ पे एक नंबर है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। क्या बोलेंगे इसको? मैजिक नंबर। ये रिटन फॉर्मेट में आपको PDF ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ। ठीक, इसको मैं समझा रहा हूँ, जो फीचर्स हैं ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि वाई लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स वर नॉट प्लेस्ड इन डी ब्लॉक, तो उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। यहाँ पे एक सेपरेट ब्लॉक F ब्लॉक बनाया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इनको अरेंज किया गया है। तो थोड़ा सा इसको समझते चले पेशेंस के साथ, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें एक नंबर यहाँ पे दिया गया है मैजिक नंबर। ठीक ना, अभी मैं कंस्ट्रक्शन आपको समझा रहा हूँ कि इसको बनाया कैसे गया है, थोड़ी समय में समझाएंगे इसको। और अगर क्वांटम नंबर को चेंज कर दिया जाए तो पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह से चेंज होगा वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझेंगे इसको। अब इसमें यहाँ पे अपने पास देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। क्या बोलेंगे इसको? मैजिक नंबर। मैजिक इसमें कुछ है नहीं, ये नंबर आपको बेसिकली याद रखना है। तो यहाँ पे अपने पास जो मैजिक नंबर है ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32 है ना। इस नंबर को एक नाम दे दिया मैजिक नंबर। अब ये जो नंबर है इसको यूज कैसे करना है, तो देखो इसको यूज करने के लिए जो आपके पास S ब्लॉक है, S ब्लॉक एंड नोबल गैसेस। ठीक, तो फॉर S ब्लॉक एंड नोबल गैसेस आपको ये पूरा नंबर यूज करना है। तो पूरा नंबर यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। उसमें भी एक चीज़ याद रखना है कि 2 को यूज ओनली फॉर हाइड्रोजन, तो यूज ओनली फॉर हाइड्रोजन, इसको सिर्फ H के लिए यूज करना है। अब देखो जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक नंबर इस तरीके से बढ़ता है। ये किसके लिए है? S ब्लॉक और नोबल गैसेस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एक में 2 जोड़ दो, 1 + 2 कितना हो गया? 3। 3 + 8 कितना हो गया? 11। 11 + 8 कितना हो गया? 19। 19 + 18 कितना हुआ? 37। 37 + 18 कितना हो गया? 55। और 55 + 32 कितना हो गया? 87। मान लो इसके नीचे कोई और एलिमेंट होता तो उसमें भी 32 क्या करते हैं आप? ऐड कर देते हैं। ठीक, अच्छा इसी तरह से बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। 4 + 8 कितना हुआ? 12। 2 ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 को सिर्फ है हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ पे 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 + 32 कितना हो गया? 88 हो गया। ठीक, अच्छा इसके बाद ये जो ट्रिक है ये आपका ऑलरेडी गिवन है, और जो एक PDF आपको भेजा है उसमें ये सब लिखा हुआ है। ठीक है ना, और साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, हाथ में एक पेन और एक कॉपी भी होना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स आपको खुद से भी बनाते रहना चाहिए ना। ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये चीज़ें बोर्ड पे लिख के मिट जाएंगी, लेकिन आपको ठीक ना शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाते भी चलना है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मैजिक नंबर है तो इसको खुद से लिखते भी चलना है। अब इसके बाद S ब्लॉक के बाद नेक्स्ट अगर बात करें फॉर P ब्लॉक, ठीक ना, तो P ब्लॉक के लिए P ब्लॉक, तो P ब्लॉक के लिए देखो इसमें आप 2 और 8 को डिलीट कर दो। ठीक, तो 2 और 8 को डिलीट कर दिया तो बचे कौन अपने पास? 8, 18, 18, 32 और 32। ठीक, तो अगर P ब्लॉक में जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस मैजिक नंबर में से 2 8 को हटा देंगे, तो बचेगा क्या? 8, 18, 18, 32 और 32। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल लें तो जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। 9 + 8 कितना हो गया? 17। 17 + 18 कितना हो जाएगा? तो 17 + 18 तो ये हो जाएगा 35। अरे भाई थोड़ा सा यहाँ चीटिंग भी कर सकते हैं कि ये अगर 36 है तो ये क्या हो जाएगा? 35, एक कम कर देना। 35 + 18 ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका 53 हो जाएगा। और 53 + 32 तो 32 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 32 तो ये हो जाएगा 85। ठीक, तो P ब्लॉक में ये कुछ इस तरीके से जो है वो वैरी करेगा। इसके बाद D ब्लॉक,
और डी ब्लॉक के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो आपको कुछ समय के बाद जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये जो डी ब्लॉक वाला जो ट्रिक है ये बहुत काम आता है अपने। तो इसमें हमने याद रखना है कि डी ब्लॉक में जो जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ये वेरी करता है 18, 18 और 32। कैसे मूव करेगा ये? 18, 18 और 32। 18, 32 सिर्फ, ठीक ना, 18, 18, 32 नहीं, सिर्फ 18 और 32 आपको याद रखना है। ये दो नंबर याद रखने, 18 और 32। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, जैसे स्कैंडियम, ठीक, इसको छोड़ के एक्सेप्शन है, इसको अलग से लिखेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ अपने पास आयरन है, ठीक, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। 26 में अगर 18 जोड़ दें हम लोग तो कितना हो जाएगा ये? तो 26 में अगर 18 जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा 44। तो इसका एटॉमिक नंबर 44 हो जाएगा। और 44 में 32 जोड़ दें तो 32 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 76। तो ये आपका हो जाएगा 76, ठीक। तो इस तरह से 3D सीरीज में 18 जोड़ देंगे तो 4D सीरीज, और 4D सीरीज में 32 जोड़ देंगे तो 5D सीरीज। इसमें एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन इज फॉर एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन आपका है फॉर थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप के लिए, ठीक ना, यहाँ पे अपने पास एक एक्सेप्शन मिलता है। ये जो वीडियो है ये थोड़े समय में अपलोड भी हो जाएगा, तो उसको आप लोग फिर रिवाइज भी कर सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। जो चीज़ें बता रहे हैं कुछ छूट गया है तो वहाँ से हम देख भी सकते हैं। तो फॉर थर्ड ग्रुप जो है, तो थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, थर्ड ग्रुप कौन सा हो गया आपका? स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। इसके लिए एक्सेप्शन है। डी ब्लॉक में तो ये आता है, पर यहाँ पे 18, 32 यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे अपने को यूज़ करना है, मैजिक नंबर जो है इनके लिए वो 18, 18 और 32 है, ठीक है। क्या है? 18, 18 और 32। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने पास जो स्कैंडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 21। 21 में अगर 18 जोड़ दे तो कितना बच जाएगा? 39। 39 में अगेन 18 जोड़ दे तो कितना मिलेगा? 57। और 57 में 32 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 89। तो इसमें 18, 18 और 32 आपको जोड़ना है। तो इसमें अपने पास देखो, यहाँ तक हमने ये देखा कि जो अपना पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनको जो है अरेंज किया गया है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक नंबर है ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 से इंक्रीज करता है। अब किस ब्लॉक के लिए क्या यूज़ करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, कि एस ब्लॉक नोबल गैस के लिए इस पूरा यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि 2 सिर्फ किसके लिए यूज़ करना है? हाइड्रोजन के लिए। पी ब्लॉक के लिए सिर्फ क्या यूज़ करना है? 8, 18, 18, 32 और 32 यूज़ करना है। डी ब्लॉक के लिए 18, 32 यूज़ करना है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? थर्ड ग्रुप को छोड़कर। थर्ड ग्रुप में जो है 18, 18 और 32 जो है आपको जोड़ देना है उसमें, ठीक। तो आज हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की, उसके एलिमेंट्स, कंस्ट्रक्शन, उसका ट्रिक देखा आपने। फिर आपने देखा कि भाई एटॉमिक नंबर किस तरह से वेरी करता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर का वेरिएशन हमने इस तरह से समझाया। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि एक पूरा सेपरेट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब ये देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, ठीक ना। और इस तरह से क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, तो इस कारण से यहाँ पे 4 ब्लॉक बना दिए गए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक ना। इस तरह से कितने ब्लॉक हो गए अपने पास? 4, ठीक ना। और ये जो 4 ब्लॉक्स हैं इनमें एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया गया है। अगर क्वांटम नंबर्स को चेंज कर दिया जाए, ठीक, जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चेंज कर दे या स्पिन क्वांटम नंबर चेंज कर दे, तो पीरियोडिक टेबल का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी जो है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद कुछ एलिमेंट्स के स्पेसिफिक नाम भी गिवन है, जैसे कि आपको पता ही है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनको आप लोग क्या बोलते हो? एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्काइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन्स। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निकोजेंस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स के पर्टिकुलर नाम इस तरह से दिए गए, तो किन एलिमेंट्स का क्या नाम होगा उसको समझेंगे। फिर लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड को अलग क्यों किया गया है उसको समझेंगे, इनका नाम ये क्यों पड़ा है उसको समझेंगे। तो ये सब कहानी अब जो है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। पीरियोडिक टेबल का जो रेस्ट पार्ट है इसके कंस्ट्रक्शन का, वो अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।